आज अपन पढ़ रहे हैं। आज इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर 3, दैट इज डीसी डीसी मशीन। इससे पहले जो लेक्चर्स अपने हुए हैं उसमें अपन ने कवर किया है फील्ड वेरिएशन, फील्ड एनर्जी, electrical energy to magnetic energy conversion, magnetic energy to mechanical energy, balance of these, torque generation, mechanical force, co-energy, field storage energy, ये सारे टॉपिक आपने कवर किए हैं जो पिछले लेक्चर में। आप यदि उन लेक्चर्स के थ्रू नहीं गए हैं तो डेफिनेटली विल टू गो थ्रू दीज लेक्चर्स, then definitely they will be help you to understanding the basic energy conversion working principle of electrical machines। इलेक्ट्रिकल मशीन के एनर्जी कन्वर्जन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आप उन लेक्चर्स के थ्रू जाइएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एनर्जी कन्वर्जन समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द टीचर मैंने जब से कहा था कि उन एनर्जी कन्वर्जन वाले जो लेक्चर्स को लेते ही नहीं है, कवर करते ही नहीं है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टीचर्स के उस लेवल के होते नहीं है कि उसको आपको समझा सके। मैंने एनर्जी कन्वर्जन पे 3 लेक्चर लिए हैं जो आपको एनर्जी कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक टू मैकेनिकल एनर्जी और स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड देन एनर्जी कन्वर्जन ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द आर्मेचर and the angular or the linear moment and the mechanical force generation and torque generation, इसको बहुत ही फंडामेंटली रूप से 3 लेक्चर में क्लियर किया है, कवर किया है। आप उन लेक्चर्स के थ्रू जाइएगा, डेफिनेटली आपको मेरे इस एक्सप्लेनेशन से, मेरे इस एक्सपीरियंस से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि कैसे एक इलेक्ट्रिकल मशीन में एनर्जी इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक और मैग्नेटिक टू मैकेनिकल कन्वर्ट होती है। ये इलेक्ट्रिकल मशीन सभी में काम आएगा, न केवल डीसी में। डीसी मशीन में भी एनर्जी कन्वर्जन होता है, इंडक्शन में भी एनर्जी कन्वर्जन होता है, सिंक्रोनस में भी एनर्जी कन्वर्जन होता है और ट्रांसफॉर्मर में भी एनर्जी कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। तो सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, जितने भी मशीन्स होती हैं, हर एक में एनर्जी कन्वर्जन होता है। इसलिए ये जो 5 लेक्चर्स हैं मेरे, 3 एनर्जी कन्वर्जन के हैं, 2 मैग्नेटिक फील्ड और बेसिक से रिलेवेंट है, ऐसे मिला के 5 लेक्चर्स हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे। उन लेक्चर्स के थ्रू आप डेफिनेटली जाइएगा, मीन्स उनको लर्न कीजिएगा, यू विल रिपीट एंड सी ऑल दीज लेक्चर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Definitely they will be help you to understanding the basic working principle or basic energy conversion in electrical machines। इसमें बहुत सारी टर्म्स भी जो बार बार यूज होती हैं, जैसे रिलेक्टेंस है, परमियंस है, एनर्जी है, स्टोरेज एनर्जी है, को एनर्जी है, फील्ड एनर्जी है और एमएमएफ है, फ्लक्स है, लिंकेज है, लीकेज है। ये भी समझने में वहां पे बहुत हेल्प होगी। ओके, आज अपन डीसी मशीन्स के लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं डीसी मशीन। और ये बहुत फंडामेंटल है डीसी मशीन का फर्दर डेवलपमेंट हुआ था तो सिंक्रोनस मशीन बनी। डीसी मशीन की वर्किंग प्रिंसिपल का जो बेस है वो सिंक्रोनस मशीन का भी बेस होता है। इसलिए आपको यदि डीसी मशीन फंडामेंटली समझ में आ जाती है तो सिंक्रोनस मशीन को समझने में, अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत हेल्प होती है। डीसी मशीन की वाइंडिंग आपको समझ में आ जाती है तो एसी मशीन की वाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हो, उसको समझने में हेल्प होती है। डीसी मशीन के जो ईएमएफ इक्वेशन आपको समझ में आ जाती है, तो सिंक्रोनस मशीन की ईएमएफ इक्वेशन वैसी होती है जैसे डीसी मशीन की ईएमएफ इक्वेशन होती है। आर्मेचर सर्किट जो है डीसी मशीन का वैसे होता है जैसे सिंक्रोनस मशीन का आर्मेचर सर्किट, आर्मेचर इक्वेशन, आर्मेचर ये एक होती है। डीसी मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वैसे सेम ही रिएक्शन सिंक्रोनस मशीन में होती है।
कहने का मीनिंग ये होता है कि ये सारी मशीनें एक दूसरे से, सारे वर्किंग प्रिंसिपल एक दूसरे से को रिलेट करते हैं। इसलिए हर एक लेक्चर को, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं, बेसिक एनर्जी कन्वर्जन, बेसिक डीसी मशीन्स, बेसिक ट्रांसफॉर्मर्स, उन लेक्चर्स को आप थोड़ा एम्फसाइज करके लर्न करने की कोशिश करें, उनको सीरियसली लें, तो आपको जो फर्दर जो मशीन्स को आप जो डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगी। और मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे को 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मशीन्स और ये सब पढ़ाने का। उससे आपको बहुत बहुत गेन होने वाला है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। डेफिनेटली यू विल एंजॉय लॉट विद मी to understand the basics of electrical machine, basics of the circuit analysis and other subjects also. So we'll enjoy. Okay, so firstly the DC machine. DC machines. DC machine means that it's working on the DC supply system. DC supply system. So you know the DC machine basically it is initially manufactured or invented, like there is a permanent magnet. It is a permanent magnet having N pole and S pole. Okay, it is a permanent magnet, N pole and S pole. Then there is a flux which is generated from N pole and ended at the S pole. Okay. In between the N pole and S pole, there is a coil. We'll put a coil. In between N pole to S pole, there is a coil. In between N pole to S pole, there is a coil. And that coil is rotating. If it is a generator, then it is rotating with help of the prime mover. There is a prime mover, and that with help of the prime mover we are rotating that the coil. So with help of the prime mover the coil get rotated, and there is a ring, and that ring is divided into two parts. That ring is divided into two parts, means the parts are insulated from each other. There is ring, and ring is divided into two parts, and the brush, the brush on the one part, and other is the brush on the another one part. And with all the brushes there is electrical circuit, means the resistance, means the load is connected. Okay, so this is the electrical machine. This is the electrical machine where positive and negative, you know, the machine rotate like this. It rotate like this. So when it rotate, any current carrying conductor rotate in a magnetic field. Any of the current carrying conductor rotate in a magnetic field induce the EMF across the terminal of the conductor. So this is a conductor having the length of A to B, and this is the C to D. So the AB conductor, the one conductor is the AB conductor, which is rotate like this in between the magnetic field. So it cut the magnetic line of forces. So when it cut the magnetic line of forces, there is the induced EMF, and that induced EMF is d phi upon dt. And minus sign, this is the magnitude of induced EMF. This is the magnitude of induced EMF if there is only one turn. Okay. d phi upon dt. This is the magnitude of induced EMF. So this EMF is the induced. And that induced EMF is positive when it is under the influence of N pole,
and finally it come in between them to S and then S. So when it come under S, the induced EMF is the negative one. So the direction of the current becomes negative one, opposite to that, AB. So when the conductor is coming from the N pole and rotate and reach at the S pole, the polarity get reverse. Then further it reach at the N pole, polarity get reverse. So this kind of the induced EMF will produce across the A conductor. This kind of the induced EMF will produce across the A conductor, voltage of the A. But you know, this ring is splitted one, not the solid one. It is splitted ring, and due to the splitting portion of the ring, the brush, you know, this is the positive brush, this is the negative brush, so this is the direction of current flow. So this brush always remains in the contact, this portion of the brush always remains in the contact with the conductor, which becomes the positive one. When AB conductor comes over here, come in contact with this one brush. So when AB come over here and become the negative, come in the contact with the negative one. So what happens? The conductor which becomes the positive come in contact with the positive brush, and conductor which becomes the negative come in contact with the negative brush. So the output polarity, not even the sinusoidal, the output polarity is get changed, and it is remains on the positive in both of the cycles. In the positive in the first half of the cycle, it positive in the negative half of the cycle. It's positive in the first half of the cycle, it's positive in the second half of the cycle. It happens due to the split coil. This happens due to the split coil only. This is the split coil, not the slip coil. You know, there is a two type of the coil. One is slip ring, another is split ring. So this is not a slip ring, this is not a slip ring, this is split ring. And due to this splitting ring, this is the output voltage, E output. So this is the E induced. Okay, so this is the voltage induced. The output voltage comes. You know that produced voltage, the direction of the generated voltage given by the direction, the Fleming right hand rule. You know, if there is a motion in this direction, you know this conductor, AB conductor comes outside. So the motion in the upward direction. Magnetic field in this direction. So the direction of the current in the upward direction. You know the motion in the outward direction. Magnetic field in this direction. So the current is in upward direction. Here for the BC conductor, CD conductor, you know this conductor comes outward, this conductor go inward. This comes outward, this go inward. This comes outward, this go inward. So it go inward means the direction is inward. You know this direction is inward. This is the magnetic field. So current is in the downward direction. So in a generator, the direction is given by Fleming right hand rule. Fleming right hand rule. The direction of induced EMF or current, which is denoted by Fleming right hand rule. You know, this is the very basic. In a DC motor, it given by Fleming left hand rule. In the generator, it given by the Fleming right hand rule. How you will remember? You know, we'll throw the ball with help the right hand and catch the ball with the left hand. Throw the ball with the right hand, catch the ball with the left hand. Throw by right, catch left. Throw right, catch left.
Throw right, catch left. Throw means generator, we throw the power. Catch means taken the power, that is the motor. So throw right, catch left. Throw right, catch left. You know, the most of the persons are the right hand persons, they throw the ball by the right hand. So the generator, throw means it works as a generator, catch means works as a motor. So definitely for the generator there is a Fleming right hand rule. Give the direction. Okay, so this is the value of the induced voltage produced. Induced voltage produced. And what the change of the flux? d phi upon dt. Okay, it is the change of the flux. If there is a number of turns, there is not a single coil. If the coil is like this one, coil is like this one, it having a number of the turns, the coil is not the single one, it having suppose that the n number of the turns. So this induced EMF is given by n d phi upon dt, n d phi upon dt. And here the number of turn of a coil. Okay, so this is the way. This is not a pure DC wave. You know, in this particular lecture, जो अभी अपन लेक्चर ले रहे हैं, इस लेक्चर में डीसी जनरेटर के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे डीसी जनरेटर में वोल्टेज पैदा होता है, किस टाइप की वोल्टेज साइकिल होती है, किस टाइप का जो वर्किंग है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया. ओके, बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी अपन इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं. ओके, तो इसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो ये वोल्टेज होता है, वो आपका क्या हुआ, वेरिंग वोल्टेज है. ये वेरिएशन आ रहा वोल्टेज में, फिक्स्ड वोल्टेज नहीं है, प्योर डीसी नहीं है, इसमें अल्टरेशन है, मींस वेरिएशन है. और वेरिएशन होता है तो वो इसमें डीसी के साथ एसी कंपोनेंट मिला हुआ होता है. इस वेरिएशन को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसमें एक दूसरी कोयल लगाते हैं, ऑर्थोगोनल मींस 90 डिग्री के एंगल पे एक कोयल लगा देते हैं. इसमें एक 90 डिग्री के एंगल पे एक कोयल लगा देते हैं, ये एक कोयल और लगा देते हैं इसमें 90 डिग्री के एंगल पे, और इस कोयल का कनेक्शन इस रिंग के एक पोर्शन से कर देते हैं और इस रिंग को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं. इसका कनेक्शन इससे कर देंगे, इसका कनेक्शन इससे कर देंगे, इसका कनेक्शन जो है इससे कर देंगे, और ग्रीन वाली इसका कनेक्शन इससे कर देंगे. तो ये तो ग्रीन का कनेक्शन हो गए हैं, ये 2 वायर से तो इसके 2 से तो ग्रीन के कनेक्शन हो गए हैं, और अगले 2 से इस स्प्लिट पोर्शन से और इस पोर्शन से नीला कनेक्शन हो गया. ऐसे अपन ने क्या किया, स्प्लिट रिंग को 2 की बजाय 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया. तो अब जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जब 4 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो वोल्टेज जनरेटेड होगा, मींस आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा वो कैसे आएगा, इसमें एक वेव फॉर्म की बजाय 4 वेव फॉर्म आएंगे, एक साइकिल में 4 वेव फॉर्म्स आएंगे. तो ये पाई और ये 2 पाई. तो पहले 2 वेव फॉर्म आ रही थी, ये पाई, ये 2 पाई, ये पाई और 2 पाई में पहले 2 वेव फॉर्म्स थी. अब इसी ड्यूरेशन में 4 वेव फॉर्म आएंगे, पाई बाई 2 पे खत्म होगी ये, और 3 पाई बाई 2 पे खत्म. इस टाइप का आउटपुट वोल्टेज होगा. तो अब आउटपुट वोल्टेज की रियल में जो वैल्यू है, आउटपुट में जो वैल्यू मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, ये इस टाइप में आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म मिलेगी. ये वेव फॉर्म इस वेव फॉर्म से वेरिएशन कम है, इसमें वेरिएशन इतना ही है, ये वेरिएशन है, ये आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन है. अब 0 से लेके इतना वेरिएशन नहीं है. तो अपन ने क्या किया, स्प्लिट रिंग को 2 की बजाय 4 टुकड़ों में तोड़ दिया. तो इससे वेरिएशन जो है वो है कम हो गया है, डेफिनेटली वेरिएशन कम हो गया है.
तो वेरिएशन जितना कम होगा उतना ही बेटर आउटपुट होगा, बेटर डीसी कंपोनेंट होगा, एसी कंपोनेंट उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा। अब अपन क्या किया, ये 4 कॉइल, 4 मींस कंडक्टर डाल दिए हैं और यूं कहें कि 2 कॉइल डाल दी हैं, तो इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो आपने किया है आर्मेचर का, ये अंदर जो है जिसपे कॉइल डालते हैं वो आर्मेचर होता है, और आर्मेचर जो है राउंड होता है मींस गोल होता है, और राउंड आर्मेचर में गोल गोल मींस पूरा एक लोहे का सॉलिड स्ट्रक्चर होता है या ब्लेड स्ट्रक्चर होता है। जनरली ये ब्लेड स्ट्रक्चर होता है हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। स्टैक्ड कोर होता है, इसमें यहाँ एक छेद करके कंडक्टर अपन इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ एक छेद करके कंडक्टर इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ जो छेद करके कंडक्टर्स इंसर्ट कर देते हैं, और यहाँ छेद करके कंडक्टर्स इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो कंडक्टर इंसर्ट किए हैं वो एक कोयल है और उसका रिवर्स कनेक्शन यहाँ से देते हैं, दूसरा कोयल है, इसका रिवर्स कनेक्शन यहाँ से देते हैं। ऐसे आर्मेचर में अपन ने एक की बजाय 2 कोयल लगा दी है, आर्मेचर में एक की बजाय 2 कोयल लगा दी। ओके, अब ये किसका कनेक्शन कहाँ देते हैं ये अपन इसकी वाइंडिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, और वो डिटेल स्टडी होगी, हर चीज की डिटेल स्टडी होगी। अभी तो मैं पहला लेक्चर ले रहा हूं जिससे डीसी मशीन के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डीसी मशीन कैसे बनाई गई और क्या क्या इसमें धीरे धीरे करके एड ऑन होती चली। इस वोल्टेज वेरिएशन को और थोड़ा स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं कि और इसमें स्मूथिंग करने के लिए इसकी वेवफॉर्म्स को थोड़ा सा अल्टर करते हैं। तो अल्टर करने से यहाँ इनके बीच में से वेवफॉर्म देंगे, तो एक तो ये वेवफॉर्म अभी एक यहाँ से लेके यहाँ तक वेवफॉर्म देंगे, तो एक वेवफॉर्म ये हो गई है। अब इसकी यहाँ से वेवफॉर्म देंगे तो एक वेवफॉर्म ये हो गई है, और इसके यहाँ से वेवफॉर्म देंगे तो एक वेवफॉर्म ये हो गई है। आप जो आउटपुट वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है, आप जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है मीन्स क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया है वेवफॉर्म को। तो अब वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो ऐसे है, मीन्स ये वेवफॉर्म गायब हो गई, ये वेवफॉर्म गायब हो गई है, ये वाला पोर्शन भी गायब हो गया है, ये वाला पोर्शन भी गायब हो गया है, ये वाला पोर्शन भी गायब हो गया है। अब वेरिएशन जो था, अब जो वेरिएशन है वो इतना रह गया है, अब जो वेरिएशन है रिपल है वो इतना रह गया, कम हो गया। तो अपन ने क्या किया, 2 कोयल की बजाय 4 कोयल डाल दी। मीन्स इसमें क्या किया, कंडक्टर यहां डाला, कंडक्टर यहां डाला, कंडक्टर यहां डाला। एक कोयल के लिए 2 कंडक्टर डालने पड़ते हैं, 2 कोयल के लिए 4 कंडक्टर डालने पड़ते हैं। तो ऐसे इसमें आर्मेचर में कंडक्टर डाले। फर्दर इसको स्मूथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्दर एक कंडक्टर इनके बीच में डालना पड़ेगा। तो ऐसे करके, और इसके जो है 4 की बजाय अभी 8 टुकड़े कर दिए बराबर, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 इक्वल। ये जो पार्ट्स में कन्वर्ट होता हुआ चला जाता है इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। पार्ट्स में इसको कम्यूटेटर, और हर एक पार्ट जो होता है वो जो सेंटर से जुड़ा रहता है इसको कम्यूटेटर सेगमेंट बोलते हैं। ये दूसरा सेगमेंट है, एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। ये तीसरा सेगमेंट है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं। ये ऐसे होते हैं, ये एक रिंग है, इस रिंग के ऐसे पोर्शन किया, 2 4 6 8 10 12 14 16, हर एक पोर्शन एक दूसरे से इंसुलेटेड है, हर एक पोर्शन एक दूसरे से इंसुलेटेड। हर एक पोर्शन एक दूसरे से इंसुलेटेड। इसमें
इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो, इसके लिए एक इंसुलेशन लेयर डाल दें। मैकेनिकली इनको इंटरलॉकिंग में एक दूसरे को ऊपर दबा के रखते हैं जिससे वो मैकेनिकली इंटरलॉक हो और ये बाहर नहीं निकले। मैकेनिकली इंटरलॉक होते हैं, एक दूसरे पे लगे हुए होते हैं। ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स, इसे एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ये कॉपर के बने होते हैं और ये कम्यूटेटर सेगमेंट। ये क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट। और हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में ये एक लेयर है, इंसुलेशन लेयर, नॉन कंडक्टिंग लेयर, नॉन कंडक्टिंग लेयर। जनरली माइका की शीट लगी होती है, माइका की शीट लगी होती है। ओके, तो इस टाइप में ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट बना हुआ। ये इंसुलेशन, ग्रीन जो लाइन आपको दिख रही है, इसमें ग्रीन जो लाइंस नजर आ रही हैं वो इंसुलेशन लेयर है, रेड जो लाइन नजर आ रही है वो कम्यूटेटर का सेगमेंट है। कम्यूटेटर का सेगमेंट इंटरलॉक होता है कि मैकेनिकली ये बाहर नहीं निकले, अदरवाइज डेंजरस होगा, जब क्योंकि ये रोटर पे रोटेट करने के रोटेटिंग पार्ट पे लगा हुआ है। तो ऐसे करके अपन इसको करते हैं और इसको जितने ज्यादा कम्यूटेटर सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, इस कॉइल को जितने ज्यादा छोटे से छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं, उतने ही जो आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो स्मूथ होती हुई चली जाती है। उसमें रिपल कंटेंट मींस वेरिएशन जो आने वाला है वो कम से कम होता हुआ चला जाता है। तो ये इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर, कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर, मैकेनिकल रेक्टिफायर। इस कम्यूटेटर सेगमेंट्स को मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। मैकेनिकल रेक्टिफायर, ये मैकेनिकली रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। बाकी तो जो है डायोड बेस्ड रेक्टिफायर्स होते हैं, एससीआर बेस्ड रेक्टिफायर्स होते हैं, लेकिन ये मैकेनिकली है। मैकेनिकल इनिशियल टाइम में मैकेनिकल रेक्टिफायर हुआ करते थे, जो एसी जनरेटेड वोल्टेज जो होती है वाइंडिंग में, उसको डीसी में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। ये कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट में ब्रश जुड़ा होता है, ब्रश की हेल्प से अपन करते हैं। और ये कॉइल होती हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स जो आर्मेचर के अंदर लगाए होते हैं और इनका सबका कनेक्शन कम्यूटेटर सेगमेंट से होता है। ये कंडक्टर्स कैसे होते हैं, कैसे डाले जाते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। उसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। अपन पहले आर्मेचर वाइंडिंग नहीं पढ़ते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन्स को थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन, डीसी मशीन कंस्ट्रक्शन कि डीसी मशीन कैसे कंस्ट्रक्टेड होती है, कैसे काम करती है। तो डीसी मशीन में, ये डीसी मशीन में बाहर का जो पोर्शन है इसको स्टेटर कहते हैं। ये डीसी मशीन का आउटर जो है पोर्शन है, कोर है, इसको स्टेटर कहते हैं। स्टेटर के ऊपर भी एक मैकेनिकली ढांचा लगा हुआ था जो डीसी मशीन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इस टाइप में उसमें से बाहर निकले हुए होते हैं पोर्शंस, उसको योक कहते हैं। इस योक के अंदर स्टेटर तो सिलेंड्रिकल होता है, आयरन का बना होता है, लेमिनेटेड होता है, लेकिन योक तो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और इस टाइप का होता है कि मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जानवर और वनों से, एनिमल्स वगैरह से मशीन की जो है सेफ्टी करता है, ह्यूमन से भी इसकी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्टैंड होता है जिसके ऊपर ये जो मशीन रेस्ट करती है, और ये प्लेटफॉर्म होता है। तो ये हुआ, ये बाहर वाला जो पोर्शन हुआ ये तो योक,
ये अंदर वाला पोर्शन हो गया स्टेटर। स्टेटर स्टेटर के अंदर के जो पोर्शन होता है वो होता है रोटर। स्टेटर के अंदर एक और पोर्शन होता है और इस पोर्शन को बोलते हैं रोटर। स्टेटर के अंदर एक पोर्शन होता है, इस पोर्शन को बोलते हैं रोटर। ये रोटर। डीसी मशीन का जो है इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये बाहर का पोर्शन है स्टेटर, ये इसके अंदर ये है रोटर, और ये बाहर ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसको योक। ये योक। ये आर्मेचर में सेमी क्लोज, ओपन, सेमी स्लॉट्स होते हैं। अब ये स्लॉट कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। यदि स्लॉट ऐसे, ये रोटर है, रोटर को यहां पे रोटर ने कह के आर्मेचर कहते हैं, रोटर को यहां रोटर ने कह के क्या बोलते हैं? आर्मेचर। इसमें कंडक्टर्स के लिए ये स्लॉट होते हैं, इसको तो बोलते हैं ओपन स्लॉट, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड स्लॉट। सेमी क्लोज्ड, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्लॉट। क्लोज्ड, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड, ओपन, इस टाइप में स्लॉट्स। इन स्लॉट्स में कंडक्टर लगे होते हैं। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन स्लॉट्स में कंडक्टर होते हैं, आर्मेचर के स्लॉट्स में कंडक्टर होते हैं, और कंडक्टर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये कंडक्टर और बराबर बराबर दूरी पे रखे। इन कंडक्टर्स को आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर, इन कंडक्टर्स को आर्मेचर कंडक्टर कहते हैं। इनका कनेक्शन होता है उसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। स्टेटर में भी पोल लगे हुए होते हैं। पोल के आगे एक शूज लगा होता है, पोल शू बोलते हैं इसको। ये पोल है, ये पोल शू है, ये पोल शू है। ये पोल शू है। ये 4 पोल मशीन में 4 पोल होते हैं, 2 पोल मशीन में 2 पोल होते हैं। ये यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। ये पोल है और ये पोल फेस है। पोल फेस। आज से डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पोल पे वाइंडिंग होती है, वो वाइंडिंग ऐसे वाउंड की हुई होती है, आधी वाइंडिंग है। फिर वो यहाँ पे एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, फिर एक क्लॉकवाइज है, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज। पोल फेस 2 काम करती है। एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, यूनिफॉर्म फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और एक कोयल को सपोर्ट करती है कि कोयल मैकेनिकली बाहर नहीं निकले वहां से। तो ये दोनों काम करते हैं और ऐसे कनेक्शन बाहर निकले होते हैं। बाहर से एक डीसी सप्लाई दी हुई होती है, उससे इसको एक्साइट करते हैं। करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस लगा होता है। तो ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हुआ, ये एन पोल हुआ, ये एस पोल। ऐसे 4 पोल मशीन। 2 पोल मशीन भी हो सकती है, 4 पोल मशीन भी हो सकती है, 6 पोल, 8 पोल, 12 पोल। हाँ, नंबर 2 पोल्स हमेशा 2 के मल्टीपल में होना जरूरी है। सिंगल पोल, 3 पोल, 5 पोल, 7 पोल ये पॉसिबल नहीं है। पोल पेयर्स में होता है हमेशा। तो ऐसे अपन इस मशीन को डिजाइन करते हैं। ये मशीन का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। ये डीसी मशीन के कम्यूटेटर का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। ये डीसी मशीन के आर्मेचर का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है। ये इसके ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज स्लॉट और क्लोज स्लॉट्स का
पिक्चोरियल डायग्राम है, इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके और मशीन्स को आप समझेंगे। तो ये डीसी मशीन्स हुई, ये इनका कंस्ट्रक्शन हुआ, डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन हुआ। योक जो बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है, योक जो होता है वो कास्ट आयरन का होता है। पोल फेस और रोटर ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नॉर्मली मशीन्स में, डीसी मशीन्स में सिलिकॉन स्टील का बना होता है। सिलिकॉन स्टील का मतलब स्टील कास्ट आयरन में कुछ कार्बन और कुछ सिलिका का कंटेंट ऐड कर देने से सिलिकॉन स्टील बन जाता है। तो सिलिकॉन स्टील की जो दो फैसिलिटी होती हैं, एक तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा फ्लक्स को कैरी करता है, उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। दूसरा, उसका सिलिका कंटेंट होने की वजह से इंटर जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो एडी करंट लॉसेस कम हो जाते हैं। तो हिस्ट्री और एडी करंट को अपन डिटेल में अलग भी पढ़ेंगे। और कल जो है एक लेक्चर लिया था, उसमें हिस्ट्रीसिस लूप कर्व को भी डिस्कस किया था, तो वहां से भी इसको फंडामेंटली समझाने की कोशिश की थी कि हिस्ट्रीसिस लूप होता क्या है और इसको कैसे समझाया जा सकता है। डेफिनेटली डीसी मशीन्स की बेसिक्स को आप समझना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही एक जो है नॉर्मल क्लास है, इसमें एक एक करके आप जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो आपको डीसी के डिटेल स्टडी जब करेंगे तो हर एक चीज़ एक एक करके समझ में आती हुई चली जाएगी, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये था आपका डीसी मशीन का ओवरव्यू, स्ट्रक्चरल डायग्राम। अब अपने डीसी मशीन को यदि 2 पोल हो, 4 पोल हो, 6 पोल हो तो कैसे जो है आपको दिखेगी, उसका मैं जो है डायग्राम बनाता हूँ। तो ये 2 पोल मशीन हो डीसी मशीन, तो ये 2 पोल का ये 2 पोल मशीन है, ये रोटर है, मीन्स आर्मेचर है। तो ये एयर गैप बराबर नहीं है तो ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो एयर गैप को यूनिफॉर्म करने के लिए ये पोल शूज ऐसे बने होते हैं, ये यूनिफॉर्म एयर गैप हो गया, ये यूनिफॉर्म एयर गैप। यहाँ पे यूनिफॉर्म एयर गैप पैदा करने के लिए क्या करेंगे, पोल शूज को ऐसे करेंगे। एंड्स पे पोल शूज को थोड़ा सा एयर गैप बढ़ा लेते हैं एंड्स पे, जिससे फ्लक्स में जो वेरिएशन होता है इंड्यूस ईएमएफ का अपोजिट इम्पैक्ट जो आता है वो नहीं आए, जो वेरिएशंस आए फ्लक्स में वो स्मूथ वेरिएशन आए। इसके लिए पल्सेटिंग टॉर्क जनरेट नहीं हो, स्मूथ टॉर्क जनरेट हो, स्मूथ मशीन की फंक्शनिंग हो। इसलिए कॉर्नर्स नहीं रखते, ऐसे कॉर्नर नहीं रखेंगे। ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ये गड़बड़ है, मीन्स गलत है, मीन्स ये मशीन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को डाउन करता है। इसलिए इस कॉर्नर को हटा के यहाँ पे राउंड शेप दे लेते हैं, धीरे धीरे एरिया बढ़ाते चले जाते हैं, स्मूथली ये फंक्शनिंग करते हैं। या इसको स्टेटर के साथ जोड़ने के लिए नट बोल्ट लगा के यहाँ स्टेटर से जोड़ देते हैं। इसको स्टेटर से जोड़ने के लिए ऐसे नट बोल्ट यहाँ लगा के और स्टेटर से जोड़ देते हैं। तो ये स्टेटर है और स्टेटर योक के अंदर डाला हुआ होता है जो इसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। ये 2 पोल मशीन है और इसमें फ्लक्स का जो है, ये 2 पोल मशीन है और इसमें फ्लक्स का फ्लो देखना चाहते हैं तो ये यूनिफॉर्म फ्लक्स का फ्लो है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अपन यहां से देखें तो अप्रोक्सीमेटली ये पैरेलल लाइन नजर आती है। ये जो लाइंस हैं ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल लाइंस।
ओके, ये पैरेलल लाइंस हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये आपका पोल। ये पोल शूज है, फ्रंट पोर्शन पोल शूज है, बैक का पोल, और ये पोल को कोर से जुड़ा हुआ है, स्टेटर से जुड़ा हुआ है। ये 2 पोल मशीन, 4 पोल मशीन में पोल 2 की वजह 4 हो जाएंगे, जैसे 2 पोल यहाँ और ऐड हो जाएंगे, ये 4 पोल मशीन हो जाएगी। ये 4 पोल मशीन। ये जो एक्सेस होती है उसको डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं, डी एक्सेस। और पोल्स के बीच में से जो एक्सेस जाती है उसको क्यू एक्सेस या इंटरपोलर एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस ये क्यू एक्सेस, क्यू एक्सेस, डी एक्सेस, ये डी एक्सेस और क्यू एक्सेस। डी डायरेक्ट एक्सेस होती है जो पोल फेस के थ्रू जाती है, सेंटर में से जाती है, और क्यू एक्सेस होती है जो पोल इंटरपोलर रीजन के बाहर से जाती है। इस पोल का फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन की यदि अपन बात करें, वैसे तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर रिएक्शंस के बाद इसको जो डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन ये एन पोल है, ये एस पोल है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, ऐसे पोल्स हैं। तो एन पोल का फ्लक्स जो है एन पोल से निकलता है, रोटर में घुसता है, तो फ्लक्स फाई विद रिस्पेक्ट टू रोटर, विद रिस्पेक्ट टू रोटर देखें तो एन पोल का फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, एस पोल के फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं, फिर एन पोल के फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं, फिर एस पोल के फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। और ये फ्लेट टॉप्ड होता है, फ्लेट टॉप्ड, यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म, इसलिए इसको फ्लेट टॉप्ड नाम दिए, फ्लेट टॉप्ड, फ्लेट टॉप्ड, ये फ्लेट टॉप्ड है। इस टाइप से इसका फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये लेक्चर अपन ने पहला लेक्चर लिया है, ये डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन और बेसिक जो लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें एक लेक्चर होगा डीसी मशीन वाइंडिंग, दूसरा लेक्चर होगा डीसी मशीन इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ इक्वेशन, करंट इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन, पावर इक्वेशन, इफिशिएंसी, इसके ऊपर होगा। तीसरा जो लेक्चर होगा वो जनरेटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे होगा, जनरेटर्स, वोल्टेज वेरिएशन, वोल्टेज बिल्डअप, द क्रिटिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द वोल्टेज, उसके ऊपर होगा। और चौथा जो लेक्चर है वो डिफरेंट जनरेटर, जनरेटर ऑपरेशन इन पैरेलल, जनरेटर्स रिक्वायरमेंट, सीरीज पैरेलल जनरेटर, जनरेटर शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, उन सब पे होगा। ऐसे ही मशीन्स में, मोटर में स्पीड कंट्रोल ऑफ मशीन, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग ऑफ द डीसी मशीन, डीसी मोटर्स, and the different operation of DC machine and performance of the DC। ये सारे लेक्चर्स अपन जो है डिस्कस करेंगे, ये सारे टॉपिक्स पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे करके डीसी मशीन पे लगभग अपने 5 से 6 लेक्चर्स होंगे, वो एक एक करके अपन डीसी मशीन के लेक्चर्स को डिस्कस करते चले जाएंगे। डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। डीसी मशीन जब सारे लेक्चर्स आप कवर करेंगे तो आप पहले लेक्चर्स वो रीड करें, वो स्टडी करें जो फील्ड के रिलेवेंट है, फील्ड, पावर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी, को एनर्जी, टॉर्क जनरेशन, पावर जनरेशन, मैग्नेटिक फोर्स जनरेशन, एंड मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल आउटपुट,
ये सारे को पहले स्टडी करें। उसके बाद में ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन और उससे रिलेवेंट पोल फेसेस, योक, कोर, आर्मेचर कंडक्टर्स, ब्रशेस, कम्यूटेटर सेगमेंट, इन सब को स्टडी करें। हाउ द स्मूथन द आउटपुट वोल्टेज वेरिएशन, ये सारे टॉपिक्स आप स्टडी करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन डीसी मशीन, डीसी जनरेटर और मोटर पे डिफरेंट लेक्चर्स लेंगे। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।